चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी दो खबरों के साथ। पहली ये कि आर्यन खान की जमानत पर आज फैसला नहीं आया है और इस पर कल भी सुनवाई होगी। मतलब ये कि आर्यन खान आज की रात भी जेल में ही रहेंगे। और दूसरी इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए विजिलेंस की 5 सदस्यीय टीम कल दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होगी। तो इस वक्त की ये दो बड़ी खबरें हैं। पहली कि आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली और सुनवाई अब कल दोपहर 2:30 बजे होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज उनकी दलील पेश कर रहे थे मुकुल रोहतगी, लेकिन आज भी उन्हें जमानत नहीं मिली। अरबाज के पास तो ड्रग बरामद हुआ था, लेकिन आर्यन के पास नहीं हुआ था। लेकिन जो धाराएं हैं वो सेम लगाई गई हैं। इसको लेकर जज की तरफ से क्या कहा गया? बिल्कुल, अभी जज के हिसाब से कुछ कहा नहीं गया हुआ है, क्योंकि अभी सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स पेश हुई है। अभी इसके ऊपर जज का बोलना भी बाकी है। आज कोणाकोणाचे युक्तिवाद कोर्टामध्ये झाले आणि काशिफ साहेब आज कोणाकोणाच्या आरोपींच्या नहीं, ये उनका ऐसी बात नहीं है। ये एडमिटेड फैक्ट है। उनके वकीलों ने भी कोर्ट में यही बोला है कि वो दोनों दोस्त हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता मृत्युंजय के पास, जो बॉम्बे हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, आज क्या कुछ हुआ बॉम्बे हाईकोर्ट में? पूरे सिलसिलेवार तरीके से आप बताइए आज की सुनवाई के बारे में। बिल्कुल, देखिए सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आर्यन खान के जमानत अर्जी पर सुनवाई कब होगी। एक लंबे इंतजार के बाद 4:15 पर मुकुल रोहतगी जब खड़े हुए, तब कोर्ट में जो आर्टिकल नंबर है, मैटर नंबर है 57, जो कि आर्यन खान का मामला था जमानत अर्जी की, उसकी सुनवाई शुरू हुई। जो मुकुल रोहतगी ने आज जो पूरी जिरह की, उसे मैं सारांश अगर उसका मैं बताना चाहूँ तो मुख्य बातें उन्होंने क्या कही। मुकुल रोहतगी ने यह कहा कि जो हमारा क्लाइंट है 23 साल का है, ये कैलिफोर्निया में पढ़ा हुआ है और मार्च 2020 को भारत आया था। इसके पास से ना तो कोई ड्रग्स बरामद हुआ है, ना ही इसने ड्रग्स का कंजम्पशन किया है और सबसे महत्वपूर्ण ना ही इसका मेडिकल टेस्ट हुआ है। शॉर्ट और सिंपल में उन्होंने ये कहा कि मेरे क्लाइंट के पास से, यानी आर्यन खान, ना तो किसी प्रकार का उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया है, ना किसी प्रकार के खरीद फरोख्त में शामिल है। साथ ही साथ ये भी कहा कि अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स मिला है। अरबाज मर्चेंट मेरा कोई नौकर नहीं है कि जिस पर मेरा कोई अधिकार है, यानी उस व्यक्ति के पास अगर कुछ मिलता है तो उसका जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूं, ये सवाल उठाया मुकुल रोहतगी ने। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैट जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, उस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये अचित नाम के एक लड़के के साथ में चैट है, जो कि कॉलेज पढ़ने वाला लड़का है। इस मामले में वो भी गिरफ्तार हुआ है, जिसे पेडलर कहा गया है। अचित कुमार के साथ पोकर नाम के जो गेम है, ऑनलाइन गेम है, उसके संदर्भ में बातचीत हुई है, चैट हुआ है। ये एक आज पूरे कोर्ट में प्रक्रिया चली और इसके बाद में जब मामला आया आर्टिकल मैटर नंबर 59 का, जो कि मुनमुन धमेचा का है, उसकी सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद ये तय हुआ कि आज का समय खत्म हो चुका है, कल इस मामले को जहां खत्म हो रहा है यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण है, जो बड़ी खबर है, 20 लोगों को इस ड्रग्स केस मामले में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि आज ही के समय, जब एक समय आर्यन खान का मामला चल रहा था, 2 आरोपियों को जमानत मिल गई है। ये 2 आरोपी कौन है जिनको जमानत मिल गई, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सूरज है। सूरज, बताएं, 2 आरोपी, चूंकि एनसीबी का ये कॉन्स्पिरेसी है, सब एक साथ है, एक समूह है, तो ये 2 को बेल कैसे मिल गया? कौन है ये 2? जी, इसमें से जो पहला आरोपी है मनीष राजगरिया, उसे जमानत मिल गई है। वो एक बड़ा बिजनेसमैन है और बताया जाता है कि वो अपने ट्रिप पर थे और गोवा से मुंबई आ रहे थे, उस वक्त उन्हें पकड़ा। एनसीबी ने अपने पंचनामा में लिखा है कि इनके पास से कुछ नहीं मिला, लेकिन बताया जाता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड, जो उनके वकील हैं अजय दुबे, उनसे बात हुई, एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें ड्रग्स लाकर दिया कि देखिए ये यहाँ पे गिरा हुआ मिला है। इसके बाद मनीष को उसमें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आज कोर्ट ने ये माना कि मनीष का शायद से रोल नहीं हो सकता है, इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। कौन है दूसरा एक और पैसेंजर है जिस पर किसी भी तरह का पोजीशन नहीं मिला था, ना कि कंजम्पशन था, उसे गिरफ्तार किया गया था। और जितने भी आरोपी हैं, हर आरोपियों को 29 के तहत बुक किया गया था, हर एक को कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा दिखाया गया था। लेकिन ये जो 2 लोगों की जमानत है, इससे ये बात, अब ये इनके एडवोकेट्स कह रहे हैं कि ये सारी चीजें अलग अलग है। देखिए कितनी बड़ी बात है, एनसीबी अब तक ये दावा करते आई थी कि ये कॉन्स्पिरेसी है। इस मामले में 20 लोग गिरफ्तार हुए, इनको एक साजिश के तहत देखना है, लेकिन अब इस मामले में 2 लोगों को जमानत मिल गई है। तो अब देखना होगा कि कल जब बॉम्बे हाईकोर्ट में ये जहां से आज सुनवाई खत्म हुई है और इस सुनवाई आगे की प्रक्रिया बढ़ती है तो क्या होगा। पर निश्चित तौर पर एनसीबी के लिए सेटबैक है, जब एनसीबी पुरजोर तरीके से दावा कर रही है कि कॉन्स्पिरेसी है, उसके बावजूद 2 लोगों को, जिन पर धारा 29 एनडीपीएस एक्ट लगा हुआ है, उनको जमानत मिल गई। मृत्युंजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तरह से ये एनसीबी के लिए सेटबैक है कि 2 लोगों को इसी केस में जमानत मिल गई है। तो क्या ये समझा जाए कि अब आर्यन का जो पक्ष है वो और मजबूत हो जाता है? आज जो दलीलें पेश की गई और इन 2 डेवलपमेंट को मिलाकर कल उनका जो केस है वो स्ट्रांग हो जाएगा?
बिल्कुल सही कहा आपने। और जो मेरा निजी अनुभव है, मेरे सहयोगियों का, वो भी यही मानते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं एनसीबी खुद सेटबैक है। पूरा मामला देखिए, सेशंस कोर्ट में जब आर्यन खान की जमानत अर्जी को नकारा गया था एनसीबी की तरफ से, उनकी दलील यही थी कि इसे सिर्फ आर्यन खान का केस मत देखें, उसके पास भले ड्रग्स ना मिला हो, लेकिन ये पूरे एक साजिश का हिस्सा है और इस साजिश में बहुत लोग शामिल हैं। इस शामिल में विदेशी लोग भी शामिल हैं। हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को पत्र लिखा है, उनसे हम जानकारी साझा कर रहे हैं। ये बातें कही थी, लेकिन यहाँ अगर मामला आ जाता है कि 20 में से 2 लोगों को इसी आधार पर जमानत मिल जाती है कि उनका इतना कुछ रोल नहीं है कॉन्स्पिरेसी में, तो यानी कहीं ना कहीं आपका मामला कमजोर पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ दलील पे भी ध्यान देनी होगी कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने कितनी मजबूती से दलील रखी, बहुत पुरजोर तरीके से कहा कि मेरे क्लाइंट के पास 23 साल का लड़का जो अमेरिका से आया है, अमेरिका के कुछ हिस्सों में गांजा लीगल होता है, भारत में भले ही इलीगल है, अवैध है, पर अमेरिका में लीगल होता है। यहाँ पर मार्च 2020 में आया है। जो चैट की बात की जा रही है वो साल 2018-19 के चैट है, यानी 2-3 साल पहले के चैट है। और आज जो लड़के को पकड़ा गया उसने ना तो कंजम्पशन किया है, ना तो उसने सेवन किया है, ना किसी को बेचा है, बल्कि उसके साथ आए हुए दोस्त के पास से बरामद हुआ है। तो इसमें मेरा क्लाइंट यानी आर्यन खान कैसे आरोपी हो सकता है? तो काफी मजबूत दलीलें आज पेश की मुकुल रोहतगी ने, और उनमें से एक और बड़ी दलील ये भी थी मृत्युंजय की मेडिकल टेस्ट तक नहीं हुआ है। तो इन सभी के बिना पर आज सुनवाई भले ही कल तक के लिए टल गई हो, लेकिन मुकुल रोहतगी ने क्या कहा एक बार वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। There is no comment. Matter is being heard. It will be heard tomorrow now. That's all. Thank you. तो नो कमेंट्स कहकर ही चले गए और सिर्फ ये बोला कि कल होगी दोबारा से सुनवाई दोपहर 2:30 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट में। लेकिन मृत्युंजय मेरे सहयोगी हमें लगातार बॉम्बे हाई कोर्ट से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स दे रहे हैं और उनके साथ सूरज ओझा भी हैं। और मृत्युंजय, सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर अगर आर्यन के पक्ष के लिए मानी जाए तो वो ये है कि इस केस से जुड़े 2 लोगों को आज जमानत मिल गई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हम सब भी इसे इसी केस के तौर पर देख रहे थे कि एनसीबी किस प्रकार से इस केस को प्रोजेक्ट कर रही है। पहले दिन से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि जब आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है, ना उसने कंज्यूम किया हुआ है, ना उसने कोई सेवन किया हुआ है, तो आरोपी कैसे हुआ? उनके वकीलों का यही दलील था, मजिस्ट्रेट कोर्ट में यही दलील था, सेशंस कोर्ट एनडीपीएस कोर्ट में भी यही दलील था। लेकिन जब आप उसी ग्राउंड पर जब एनडीपीएस की धारा 29 यानी कॉन्स्पिरेसी की लगती है और उसमें 2 आरोपियों को जमानत मिल जाती है, तो एनसीबी के लिए सेटबैक है निश्चित तौर पर। और जिस प्रकार की दलीलें आज रखी गई हैं, आर्यन खान के लिए बहुत मजबूती से दलील रखी गई है। अब मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की तरफ से पक्ष रखा जाना बाकी है। सूरज, जिस प्रकार की दलीलें आज रखी गई हैं, किस प्रकार से देखते हैं इसे? कल का दिशा क्या हो सकता है? क्योंकि अब अमित देसाई अपीयर कर रहे हैं मुनमुन धमेचा की ओर से और अरबाज मर्चेंट की तरफ से एजाज अपीयर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज की सुनवाई में बहुत ही सिंपल सी सुनवाई रखी गई, ना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया गया। सिंपल सा एक सवाल रखा गया, अगर आप कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है? मेडिकल रिपोर्ट में आप साबित करिए कि कंजम्पशन का केस है, पोजीशन का केस है, तो पोजीशन कहाँ है? आप व्हाट्सएप चैट्स पर ये पूरा खेल बता रहे हैं और इसके बाद कॉन्स्पिरेसी लगा रहे हैं। तो ऐसे तमाम बड़ी ही सिंप्लीफाई करके एक आर्ग्यूमेंट किया गया कोर्ट में। इसके बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही। आज उन दोनों के चैट के संदर्भ का जिक्र किया गया, लेकिन ये चैट कब के हैं? ये चैट है 2018 के, 2019 के, 2020 के पुराने चैट हैं। आज अनन्या और आर्यन के चैट का जिक्र नहीं हुआ है। इन दोनों के जो चैट है वो साल 2021 के भी चैट है, 2020 के भी चैट है। लेकिन आज जो अचित कुमार वाला चैट है, जो एक पेडलर है, उसके संदर्भ में है। इस पर उसके वकील, आर्यन के वकीलों का क्या कहना है कि ये पोकर जो ऑनलाइन गेम होता है उसके संबंध में दोनों बातचीत कर रहे हैं। दोनों कॉलेज के एक लड़के हैं, हम उम्र हैं, हम दोस्त हैं, और ये ऑनलाइन गेम के संदर्भ में बातचीत है, ये कोई ड्रग्स के बारे में बातचीत नहीं है। इस प्रकार की दलीलें आर्यन के वकील ने आज कोर्ट में रखी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि जो चैट है इसका आज के जो क्रूज ड्रग्स केस है इससे सीधा संबंध नहीं है, बहुत पुरानी बात है जिसको जबरन जोड़ा जा रहा है। ठीक है, और मोटा मोटी बात यह भी है कि आर्यन और अनन्या की चैट के बारे में आज कोर्ट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। दोनों ही पक्ष ने इसके सिलसिले में कोई बात नहीं की। लेकिन मृत्युंजय, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तावेज पर नौकरी लेने और धर्म का विवाद भी हो रहा है। वानखेड़े पर आरोप मंत्री नवाब मलिक ने लगाए हैं, जबकि वानखेड़े और उनका परिवार मलिक के आरोपों को खारिज कर रहा है। कुछ देर पहले हमारे सहयोगी अखिलेश आनंद ने उनसे सवाल पूछा तो नवाब मलिक बिना जवाब दिए चले गए। गलत तरीके से फंसाया गया है। अगर एक मंत्री के दामाद को फंसा दिया जाए, सैकड़ों लोगों को साल 2-2 साल जेल में रखा नहीं, कहा यह जा रहा है, एक मिनट नवाब मलिक जी, कहा यह जा रहा है कि उसी का बदला ले रहे हैं। यहाँ पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल जिस तरीके से आपके दामाद के खिलाफ कार्रवाई की समीर वानखेड़े ने, उसी का यह बदला है।
क्यों कार्रवाई की मुझे पता है, न्यायालय ने बताया कि गलत तरीके से मामला लगाया गया। और चीज़ें मैं आपको बता दूं भाई साहब, देखिए लड़ाई है अन्याय के खिलाफ, कोई भी कानून से बड़ा नहीं। पहले दिन मैंने कहा था, ये सही बात लोगों को लगा कि दामाद के लिए कह रहा है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कानून से बड़ा कोई भी नहीं, कानून से बड़ा कोई भी नहीं, अधिकारी भी कानून से बड़ा नहीं है। पूछ रहा हूं, कुछ व्यक्तिगत नहीं है। फर्जीवाड़ा 1000 करोड़ की वसूली और फर्जीवाड़ा पूरा समाप्त करेंगे। देखिए आगे आगे क्या होगा। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल नवाब मलिक जी, 1 मिनट सवालों का जवाब दीजिए ना नवाब मलिक। अच्छा, उन्होंने अपना ईयरफोन हटा दिया है, शायद कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल वो नहीं देना चाहते हैं। तो नवाब मलिक को सवाल का जवाब देने से पहले ही उठ के चले गए। एसआईटी से कराने की मांग की है। नवाब मलिक का महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिले इस सिलसिले में और उन्होंने वहां एसआईटी से इस मुद्दे की जांच कराने की मांग की है। ज़्यादा ही नौकरी मिलना। 2 दिन पहले जो घटनाक्रम थी, हमने कहा था कि एसआईटी के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए। आज मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मिलने के बाद दोनों लोगों ने पहले भी बैठक की थी और बहुत सारी कंप्लेंट इस विषय को लेकर लोगों ने दाखिल की है। निश्चित रूप से तपास करके उसमें एफआईआर दर्ज होगा, जांच शुरू होगी। मुख्य रूप से गोसावी इसमें जो मुख्य किरदार में है। हमें लगता है एफआईआर दाखिल होने के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो जो सच्चाई है निश्चित रूप से वो सामने आएगी। और एक चिंता मुख्यमंत्री महोदय ने जताई है मुलाकात में कि जिस तरह से 1 साल से पूरी इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है, जिस तरह से 2 ग्राम 5 ग्राम को लेकर मुकदमे बनाए गए, एक एफआईआर ऐसा दर्ज किया गया जिसमें 25 फिल्म वालों को बुलाया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं। लगातार मीडिया में छपता रहा कि फलानी हीरोइन आ गई, फलाना हीरो आ गया। इससे दुनिया में बॉलीवुड की प्रतिमा मलिन हो रही है। तो अब से कुछ देर पहले नवाब मलिक मिले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से और एसआईटी से इस केस की जांच कराने की मांग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।